हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करती हूँ सबने अपनी पढ़ाई पर जोर दे रखा होगा। तो चलिए आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा जोर देने के लिए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अपने रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड का कॉमन टॉपिक समास को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ लेते हैं अपने समास के बारे में कि समास क्या होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं और कौन से भेद में क्या विशेषता है। तो उस सब के बारे में आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, कहीं पर जाइएगा मत, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप कर दोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। आप पूरा कंटिन्यूसली देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है समास के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि समास क्या होते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है कि समास क्या होते हैं। समास सम प्लस आस के जोड़ से मिलकर बना है। अगर अपन देखें सम प्लस आस का अर्थ क्या होता है, मतलब समास का अर्थ क्या होता है, तो फ्रेंड्स जब अपन दो शब्दों को पास पास में बिठाते हैं, समास का अर्थ वही होता है कि दो शब्दों को, किन्हीं दो शब्दों को पास पास बिठाना। समास यानी दो शब्दों को आसपास बिठाना। ओके, तो समास का अर्थ क्या हुआ। समास का अर्थ हुआ कि दो शब्दों को पास पास बिठाना। जैसे यहाँ पर निडर लिख रखा है, दशानन लिख रखा है, कुमार्ग लिख रखा है, तो इसमें क्या हुआ, अपन ने क्या किया, निडर डर से है जो रहित या फिर डर से रहित, तो डर से रहित को अपन ने हटा दिया और अपन ने क्या कर दिया, निडर कर दिया। तो निडर अपन ने दो शब्दों को पास पास बिठा दिया, तो ये क्या हो गया, समास हो गया। जब दो शब्दों को पास पास बिठाते हैं तब तो वो कहलाते हैं समास। और जब अपन दो शब्दों को दूर दूर कर देते हैं, बीच में विभक्ति चिन्ह लगाकर जब दो शब्दों को दूर दूर कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है समास विग्रह। समास विग्रह क्या होगा, जब अपन उनमें विभक्ति चिन्ह लगा देते हैं दो शब्दों के बीच में और उन दो शब्दों को दूर कर देते हैं, तो वो होता है अपना समास विग्रह। और जब वो विभक्ति चिन्ह हटाकर अपन उन दो शब्दों को जब पास पास बैठा देते हैं, जोड़ देते हैं एक साथ, तो वो कहलाता है अपना समास पद या फिर समासिक पद भी इसको अपन कह सकते हैं। ओके, तो चलिए अब अपनी परिभाषा से अपन इसको समझ लेते हैं अच्छे से। इसकी परिभाषा देखिए, समास, समास की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक पदों को विभक्ति चिन्ह हटाकर, जो बीच में विभक्ति चिन्ह आते हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये जो बीच में जो अपने विभक्ति चिन्ह आते हैं ना, उन चिन्हों को हटाकर जब अपन उनको एक कर देते हैं दो शब्दों को, तो वो क्या कहलाते हैं, वो समास कहलाते हैं। जैसे है निडर, निडर यानी डर से रहित या डर से है जो रहित। और नेक्स्ट अपना दशानन, दस है आनंद जिसके, जैसे कि अपना जिसको कहते हैं, किसको अपन, रावण को कहते हैं, दस है आनंद जिसके। कुमार्ग, कु है जो मार्ग या बुरा है जो मार्ग अपन, तो बीच में जो विभक्ति चिन्ह आते हैं ना, है जो, है आनंद जिसके, तो ये अपन जिसको हटा देंगे ना बीच में से, ये विभक्ति चिन्हों को हटा देंगे, फिर बाद में इन शब्दों को एक साथ रख देंगे, तो ये हो जाते हैं अपने समास। और जब उन विभक्ति चिन्हों को बीच में लगा दिए तो वो हो जाते हैं अपने समास विग्रह। ओके, उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना समास है उसके कितने भेद होते हैं। तो देखिए, जो अपना समास है ना, उसके 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अपना समास है उसके 6 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी में अर्थ के आधार पर इसके 4 ही भेद माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, 4 माने जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सामान्यतः तो जो समास है उसके 6 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी में अर्थ के आधार पर इसके 4 ही भेद माने जाते हैं। कौन कौन से, तो चलिए देख लेते हैं अपने। आइए देखिए, पहले समास के 6 भेद होते हैं। ये सामान्य है कि सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है अपना तत्पुरुष समास, चौथा है अपना कर्मधारी समास, पांचवा है अपना द्विगु समास और छठा है अपना बहुव्रीहि समास। ओके, तो अब इन सबको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आगे पहले आप देख लीजिए कि अर्थ के आधार पर या प्रधानता के आधार पर अपना जो समास है उसके कितने भेद हैं। तो मैंने आपको बताया अर्थ के आधार पर या कह लो प्रधानता के आधार पर जो अपना समास है उसके 4 भेद हैं हिंदी में। कौन कौन से हैं, प्रधानता के आधार पर हिंदी में समास के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए, पहला तो है अव्ययी भाव समास। ओके, इसमें अपना क्या होता है, पूर्व पद समास होता है। ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, एकदम आपका पूरा टॉपिक क्लियर कराऊंगी, बिल्कुल भी घबराइए मत। आप बस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपकी सारा इसका जो भी बेस है वो सारा क्लियर कराऊंगी। तो देखिए, पहला है अपना अव्ययी भाव समास, जो प्रधानता के आधार पर भी हिंदी में माना जाता है। सेकेंड है अपना द्वंद्व समास, थर्ड है अपना तत्पुरुष समास और फोर्थ है अपना बहुव्रीहि समास। तो अब आप कहेंगे कि मैम इसमें जो कर्मधारी था वो कहाँ गया, कर्मधारी के साथ में इसमें जो द्विगु था वो कहाँ गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि प्रधानता के आधार पर जब आपसे हिंदी में समासों का भेद पूछ ले तो 4 ही बताना है, क्योंकि उस टाइम पर जो ये कर्मधारी और ये जो द्विगु है ना, तो ये दोनों किसमें सम्मिलित मान लिए जाते हैं, ये तत्पुरुष में सम्मिलित मान लिए जाते हैं। इनके भी जितने भी उदाहरण होते हैं वो किसमें शामिल हो जाते हैं, वो अपने तत्पुरुष समास में ही शामिल हो जाते हैं। तो प्रधानता के आधार पर तो 4 है, जिसमें अपने क्या आता है, अपना कर्मधारी और द्विगु समास है वो तत्पुरुष समास को ही मान लिया जाता है। और जो ऐसे अपने सामान्यतः अगर अपन से भेद पूछ ले तो वो है अपने
कुछ है जिसमें अपने ये सारे भेद हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ओके, याद रह जाएगा क्या? याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया है एक बार पहले कि प्रधानता के आधार पर अपने समास है उनके हिंदी में कितने भेद होते हैं, तो वहाँ पर 4 करके आना है, 6 मत कराना। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, वहाँ पर कर्मधारय और द्विगु समास किसका रूप हो जाएगा? वो तत्पुरुष समास का रूप हो जाएगा। ओके, अब देखिए जो अपना अव्ययी भाव समास होता है ना, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? प्रधानता के आधार पर जैसे मैंने आपको बताया 4 ही प्रधान माने जाते हैं, तो इसमें कौन सा पद प्रधान होता है उसको अपने को ध्यान में रखना होगा। तो देखिए जो अपना अव्ययी भाव समास है ना, उसमें अपना जो पूर्व पद यानी जो पहला पद आता है ना वो प्रधान होता है। ये सारे आपको क्लियर होंगे जब मैं आपको आगे इनके एग्जाम्पल कराऊंगी ना, एक एक समास अलग अलग कराऊंगी, तब आपको अच्छे से क्लियर होंगे। तो आप अभी यही देख लीजिए कि जो अव्ययी भाव समास है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ओके, नेक्स्ट अपना द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी कि दोनों ही पद इसमें क्या होते हैं? अपने आप में पद दोनों ही प्रधान होते हैं। तो उभय पद प्रधान किसमें होगा? वो द्वंद्व समास में होगा, दोनों पद प्रधान होंगे। नेक्स्ट अपना तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तरार्ध पद जो होगा ना, जो बाद वाला पद होगा वो प्रधान होगा। जब आप इसके एग्जाम्पल देखोगे, उदाहरण देखोगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इतने आप इसको देख लो प्रधानता के आधार पर कि इनके कौन से पद प्रधान होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि तत्पुरुष में कौन सा होगा? उत्तरार्ध यानी बाद वाला जो पद होगा वो प्रधान होगा। नेक्स्ट है अपना बहुव्रीहि समास। इसमें कौन कौन सा पद प्रधान होंगे? तो फ्रेंड्स इसमें कोई अन्य पद ही प्रधान होगा, ना तो प्रथम पद प्रधान होगा, ना उत्तरार्ध वाला पद है जो बाद वाला पद है वो प्रधान होगा। इसमें जो अर्थ है वो कोई और ही पद जो है वो प्रधानता दिखाएगा इसके अर्थ में। तो फ्रेंड्स इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें अपने बहुव्रीहि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही जो अपना कर्मधारय है वो और अपना तत्पुरुष समास है, ये तीन जो है काफी इंपॉर्टेंट है अपने। तो इन तीनों को अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो चलिए अब अपन अपना एक एक जो समास है उसको अच्छे से डिटेल से इसको पढ़ लेते हैं कि कौन से समास की क्या विशेषता है, उसके कौन से उदाहरण है, कैसे उनको पहचाना जाए। तो ट्रिकली मैं आपको सारे उदाहरण आपको बताऊंगी, आप एकदम से उनको चुटकियों में पकड़ लोगे कि कौन से उदाहरण में कौन सा समास है। तो चलिए अपना सबसे पहले देख लेते हैं अव्ययी भाव समास की, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, इनको कैसे पहचाना जाए। तो आइए शुरू करते हैं अपना अव्ययी भाव समास। तो देखिए ये है अपने अव्ययी भाव समास। अब इनको कैसे पहचानोगे? इसमें होता क्या है, इसमें फ्रेंड्स अपना पहला पद प्रधान होता है और क्या होता है? अव्यय होता है। पहला पद प्रधान भी होगा और क्या होगा? अव्यय होगा। ये इसकी पहचान है। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पर ये कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, ये उनका विग्रह कर रखा है कि उनको विग्रह करेंगे तब वो क्या बनेंगे। तो जैसे फ्रेंड्स इनको आप कैसे पहचान सकते हैं, पहले इनके उदाहरण देख लेते हैं अपन, फिर मैं आपको इनकी पहचान बताऊंगी। उदाहरण देखिए निडर। निडर का अपन समासिक विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? डर रहित, डर से जो है रहित। नेक्स्ट है अपना यथाबल, तो बल के अनुसार। नेक्स्ट है अपना यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार। फिर है भरपेट, तो पेट भरकर। नेक्स्ट है कुमति, बुरी मति के अनुसार। फिर है कुमार्ग, बुरा मार्ग। फिर आजन्म, जन्म से। उसके बाद है निर्धन, धन रहित। फिर आएगा अपना दिनों दिन, दिन ही दिन में। फिर आएगा बीचों बीच, बीच ही बीच में। फ्रेंड्स इससे आप जितने भी और भी जितने भी एग्जाम्पल है ना अव्ययी भाव के, आप सिर्फ इन कुछ उदाहरणों को देखकर आप सारे एग्जाम्पल सही कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक क्या है देखिए, जो अपना अव्ययी भाव समास होता है ना, उसमें एक तो जो पहला पद होता है ना फ्रेंड्स, ये क्या होता है? ये उपसर्ग होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ये उपसर्ग होता है। जो पहला शब्द होता है वो उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। एक तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई। दूसरा क्या होता है, जो अव्ययी भाव समास होते हैं ना, उसमें जो पहला पद प्रधान होता है ना वो छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। तो आप वैसे समझ जाओगे कि बाद वाला क्या होगा? शब्द होगा, पहले वाला उपसर्ग होगा जो छोटा होगा, और अव्यय होगा। अव्यय क्या होते हैं? तो अव्यय मैं आपको बता दूं, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, उनको कहते हैं अपन अव्यय। तो ऐसे शब्द मिलेंगे आपको शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में इसका पद जो है वो प्रधान है ना शुरुआत में। तो शुरुआत में आपको उपसर्ग मिले, शुरुआत में आपको छोटा शब्द मिले और बाद में आपको बड़ा मिले, तो भी आप पहचान लेंगे कि ये क्या है? ये अव्ययी भाव समास है। अब एक और ट्रिक क्या है इसकी, कि जब कोई आपका शब्द है वो बार बार पुनरावृत्ति करे, सेम शब्द जब बार बार पुनरावृत्ति करे, जैसे दिनों दिन, बीचों बीच, हाथों हाथ, आंखों ही आंखों में, ऐसे और भी कई उदाहरण है, रातों ही रात, ऐसे। तो जो भी शब्द हैं जो अपने बार बार पुनरावृत्ति दर्शाते हैं सेम शब्द की, तो वो भी कौन से होते हैं? वो भी अपने होते हैं अव्ययी भाव समास। इसके अलावा एक और ट्रिक है जिससे आप अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल जो है उनको पहचान सकते हैं। वो कौन सी है फ्रेंड? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कि एक तो आपकी जो नदियां होती ना, जितनी भी नदियां हैं, अगर उन नदियों के आगे अगर आपने कहीं पर भी संख्यावाचक देख लिया, कोई भी आपने नदी है, जैसे कि मैं आप लोगों को कह दूं कि ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, मैं आपको बता दूं, पूछ लूं मैं आप लोगों से कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि मैम आगे अगर संख्यावाचक है तो ये कौन सा हो गया? ये द्विगु हो गया। आप ये कहेंगे। अगर आप भी यही सोचे तो एकदम गलत है फ्रेंड्स, ये द्विगु नहीं होगा, ये होगा अपना अव्ययी भाव। कैसे होगा?
ये ऐसे होगा फ्रेंड्स कि जितनी भी नदियां आपके सामने आ जाएं, जितनी भी, अगर उनके सामने संख्यावाचक कोई शब्द लगा है, संख्यावाचक कोई संख्या लगी है उन शब्दों के साथ में, नदियों के नाम के साथ में, तो फिर वो क्या बनेंगे, वो अव्ययी भाव बनेंगे। ये फ्रेंड्स एक आपको याद रखने वाली चीज है। आप इसको वहां पर द्विगु मत कर देना, वरना गलत हो जाएगा। ये आपकी नदियों के साथ में जहां पर भी आपको संख्यावाचक लगा दिख जाए ना, वहीं पर आप अव्ययी भाव करना। इसके अलावा जितने भी मुनि शब्द होते हैं ना, मुनियों के आगे भी अगर आपको कोई दिख जाए ना, जैसे मैंने त्रि लगा दिया, त्रिमुनि मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो मुनि के साथ में भी अगर आपको संख्यावाचक शब्द दिख जाते हैं ना, तो वो भी कौन से होंगे, वो भी अव्ययी भाव समास होंगे। ये फ्रेंड्स आप अच्छे से याद रख लेना कि जितनी भी नदियां हैं और जितने भी मुनि वाले शब्द है ना, इनके साथ में अगर आपको संख्यावाचक लगा दिख जाता है तो आपको करके आना है अव्ययी भाव समास, ना कि द्विगु समास। द्विगु करोगे गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि अव्ययी भाव समास करके आना है, याद रखना। ओके, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि आपने मुनि की जगह तो कर दिया, अब मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया कि सप्त मैंने ऋषि कर दिया, सप्त ऋषि। अब क्या आप यहाँ पर भी यही करके आएंगे, सप्त ऋषि मैंने लिखा है तो ऋषि मुनि एक ही तो होते हैं, अपन तो एक ही मानते हैं, तो क्या आप यहाँ पर भी अव्यय भाव करके आएंगे? नहीं। अगर आपने यहाँ पर अव्यय भाव कर दिया तो आपका हो जाएगा गलत। तो इसको ध्यान रखना, सिर्फ मुनि के आगे संख्यावाचक आए तो ही होगा वो अव्यय भाव। अगर ऋषि के आगे संख्यावाचक आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा द्विगु। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका फिर हो जाएगा द्विगु समास। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखना। मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं। एक, आपका जो अव्यय भाव समास है उसको पहचानने की कि उसके जो पहला पद है वो क्या होगा, वो अव्यय होगा, उस पर लिंग वचन काल क्रिया का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा शब्द देख लेना कि जो पहला शब्द है वो अव्यय हो और क्या हो, अपना छोटा हो, अव्यय हो और छोटा हो। सेकंड, आपको देखना है कि पहला जो शब्द होगा ना, जो पहला जो आगे स्टार्टिंग में जो शब्द आएगा वो एक उपसर्ग होना चाहिए। ओके। थर्ड, मैंने आपको बताया कि जो शब्दों की पुनरावृत्ति जहां पर होगी तो वो भी कौन से होंगे, वो भी अव्यय भाव समास होंगे। और फोर्थ, मैंने आपको बताया कि जितनी भी नदियां हैं और जितने भी मुनि के शब्द हैं उनके आगे अगर आपको कोई भी संख्या लगी हुई दिख जाती है तो आप उनको आंख बंद करके क्या करेंगे, अव्यय भाव समास करके आएंगे, आपका एकदम सही होगा। अब इन 4 ट्रिक्स के आधार पर आप जितने भी उदाहरण है ना आपके सामने, आप कर लीजिए। उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, आप कितने भी उदाहरण कर सकते हैं। इन 4 ट्रिक्स का अगर आपको ज्ञान है तो आपका बिल्कुल भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी एग्जाम में। अब आप इसको एकदम से अच्छे से सीख चुके हैं, मुझे पता है। तो चलिए अब अपन अपना देख लेते हैं अपना दूसरा समास, जो कौन सा है, जो है अपना द्वंद्व समास। तो चलिए अब देखिए, ये है अपना द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, इसमें फ्रेंड्स अपने जो दोनों पद होते हैं ना, वो दोनों पद अपने आप में प्रधान होते हैं, या उभय पद प्रधान अपन इसको कह सकते हैं। तो द्वंद्व समास है, उसमें कौन से पद प्रधान होंगे, उसमें दोनों पद प्रधान होंगे या उभय पद प्रधान होंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें विग्रह करते समय अपन जो विग्रह होता है उसके बीच में क्या लगाते हैं, या तो और लगाते हैं, या आदि लगाते हैं, या अथवा लगाते हैं, या लगाते हैं। ये सब अपन इसमें लगाते हैं जब अपन इनका विग्रह करते हैं, इनके शब्दों का। ओके। अब देखिए, जो अपना द्वंद्व समास है ना, उसके भी 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार और होते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से हैं। पहला है अपना इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास मतलब इसमें लिंग संबंधी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन करते हैं ना, माता पिता, भाई बहन, लड़का लड़की, या फिर राधा कृष्ण, सीताराम, ये सारे किस में आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे अपने इतरेतर द्वंद्व समास में। ये सारे एग्जाम्पल कैसे हैं, लिंग संबंधी शब्दों के एग्जाम्पल हैं, इसीलिए ये सारे किस में आएंगे, इतरेतर द्वंद्व समास में आएंगे। और इनका जब अपन विग्रह करेंगे ना, तब अपना विग्रह के समय में इनमें क्या लेंगे, अपन और ले लेंगे। क्या लेंगे, और ले लेंगे। और कैसे लेंगे, जैसे माता पिता, माता और पिता दोनों अपने आप में प्रधानता दिखा रहे हैं ना, दोनों अपनी अपनी जगह प्रधान हैं। तो माता पिता, माता और पिता। फिर राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, क्योंकि ये भी दोनों अपने आप में प्रधानता बता रहे हैं। तो ये क्या हो गए, ये अपने हो गए इतरेतर द्वंद्व समास। इसी प्रकार आपके सामने चाहे और कितने भी एग्जाम्पल दे दो, आप सब में आराम से कर दोगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको लिंग शब्दों का ध्यान रखना है। यहाँ पर भी लिंग शब्द आ जाए ना, वहां पर कौन सा होगा, आपका होगा इतरेतर द्वंद्व समास। तो आप उसमें और लगाते जाना और उनका अपना विग्रह करते जाना, आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। कितने भी उदाहरण अब आपके सामने आ जाओ, चाहे आप सारे सही कर दोगे, मुझे पता है, बहुत ईजी सा है। नेक्स्ट है अपना समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास, अब ये क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो एक पद होता है ना, वो दूसरे पद का क्या होता है, योजक की भूमिका निभाता है दूसरे पद के लिए। जो पहला पद है वो दूसरे पद के लिए योजक की भूमिका निभाता है। कैसे, जैसे देखिए, चाय वाय, चाय वाय। अब यहाँ पर अकेली चाय ही अपन पीते हैं, चाय का तो अपने को पता है टी होती है चाय, लेकिन वाय क्या होता है, वाय क्या होता है, वाय कुछ नहीं होता। वाय क्या है, बस इसके एक योजक चिन्ह, एक योजक शब्द बन रहा है इसके लिए, इसके साथ जुड़ रहा है, एक योजक शब्द बना रहा है। तो
चाय वाय, रोटी राटी। तो रोटी तो अपने को पता है, लेकिन राटी क्या होता है ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ इसके साथ में अपन ने जोड़ दिया है कि योजक शब्द बना दिया है इसको जोड़कर इसमें। तो इनका अर्थ कुछ नहीं है, लेकिन इनके साथ में जुड़ गए हैं। अपने बोलचाल की भाषा में होता है ना, रोटी राटी खा लो, चाय वाय पी लो, अपन ऐसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स सिर्फ इनके साथ में योजक की तरह ये जो कार्य करते हैं ना जो शब्द, वो सब किस में आएंगे, वो आएंगे समाहार द्वंद्व समास में। और जो ऐसे शब्द जो समाहार द्वंद्व समास में आते हैं उनमें अपन कौन सा यूज करते हैं, उनमें अपन आदि का प्रयोग करते हैं। किसका, आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे चाय वाय पी लो अपन कहते हैं, तो कहते हैं चाय वाय आदि, रोटी राटी खा लो तो रोटी राटी आदि। तो इसमें क्या करेंगे, अपन आदि का प्रयोग करेंगे। लिंग संबंधी जितने भी होंगे उनमें और का प्रयोग करेंगे। जो भी अपने समाहार जो भी जितने भी संबंधी होंगे उनको अपन क्या करेंगे, आदि का प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार से अपना जो थर्ड जो विकल्प से द्वंद्व समास है ना, उसमें अपन क्या करेंगे, तो देखिए जो अपना थर्ड है वो है विकल्प से द्वंद्व समास। अब इसमें क्या करना है, तो देखिए एक शब्द दूसरे का विपरीत या विलोम होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम में ही विकल्प है, विकल्प यानी दो चॉइसेस, विकल्प यानी दो चॉइसेस। तो एक शब्द जो है वो दूसरे का विलोम होगा, एक शब्द दूसरे का विलोम होगा, वहां पर आप समझ जाना कौन सा है, विकल्प से द्वंद्व समास है। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जैसे अपना है सुख दुख, सुख है, सुख का ऑपोजिट और विलोम शब्द क्या हुआ, दुख हुआ। तो सुख का ऑपोजिट क्या हुआ, दुख हुआ। तो सुख या दुख। अब आप पूछो सुख या फिर दुख, सुख अथवा दुख। तो इसमें अपन जब भी विग्रह करते हैं तो अपन या लगाते हैं या फिर अथवा लगाते हैं। तो इसमें अपन ने क्या लगाया, या फिर अथवा लगाया। अपन ने समाहार में लगाया आदि, और अपन ने इतरेतर में लगाया और। तो इतरेतर में और, समाहार में आदि, और अपना एक विकल्प में क्या लगाया अपन ने, या फिर अथवा। ये अपन ने लगाया अपने विकल्प से द्वंद्व समास में। नेक्स्ट अपना लाभ हानि। तो लाभ या हानि, लाभ अथवा हानि कुछ कह नहीं सकते क्या है, दोनों अपने आप में प्रधान है, दोनों अपने आप में उभयनिष्ठ है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता दिए द्वंद्व के प्रकार। अब इनके आधार पर आप दुनिया के जितने भी उदाहरण है ना आप सारे कर लेना, आपके सारे सही होने वाले हैं, आप कहीं भी नहीं अटकने वाले। ओके, क्यों बेफालतू में यहाँ पर हजारों एग्जाम्पल आपको बताऊं, आपको जो मेन उनका निचोड़ है, जो उनकी मेन ट्रिक है वही मैं आपको बता दूं कि आप खुद ही अपने हजारों एग्जाम्पल खुद सोल्व कर लें। तो चलिए मैं आपको वही यहाँ पर प्रोवाइड करा रही हूँ। तो बेफालतू में सारे उदाहरण लिखकर यहाँ पर बोर्ड भरकर आप लोगों के दिमाग में टेंशन नहीं बढ़ानी है। तो चलिए अब आप लोगों ने यहाँ पर मेन जो इसका टू द पॉइंट था वो आपने जान लिया है कि कैसे इनको डिवाइड करते हैं, कैसे कौन सा शब्द अपन बनाते हैं। चलिए अब अपन देख लेते हैं अपना तीसरा जो है कर्मधारी समास, उसको कि उसमें कैसे अपन पहचाने कि उसके शब्द कौन कौन से हैं। तो आइए देखिए अब है अपने सामने कर्मधारी समास। अब ये क्या होता है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि कर्मधारी समास वैसे हिंदी में क्या मान लिया जाता है, अपने तत्पुरुष समास का ही भाग मान लिया जाता है। तो कर्मधारी समास का भी जैसे तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसका भी क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। अब इसमें होगा क्या, देखिए इसमें विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय या फिर उपमेय उपमान उनकी क्या होगी, प्रधानता होगी। अब नहीं समझे, अब अगर नहीं समझे हैं तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, तब आप अच्छे से समझ जाओगे। इसका जब अपन विग्रह करते हैं ना तो अपन लगाते हैं है जो, या के समान, या के रूपी। है जो, के समान या के रूपी, अपन इसमें जब विग्रह करेंगे तो अपन ये शब्द उसमें बीच में लगा देंगे। ओके, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक तो विशेषण विशेष, एक उपमान उपमेय और एक उपमेय उपमान की प्रधानता होती है। तो उस आधार पर अपन इसके विग्रह करते हैं। तो देखिए जो पहला है अपना विशेषण विशेष कर्मधारी है, उसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा। पहले तो आप ये जान लीजिए कि विशेषण विशेष है क्या, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है। विशेषण तो आप सबको पता ही होगा, विशेषण किसी चीज की विशेषता बताने वाले शब्द तो वो होंगे। और विशेष क्या होगा, विशेष जिस चीज की विशेषता बता रहे हैं, विशेष यानी संज्ञा को ही मान लीजिए, जो भी संज्ञा शब्द इनके साथ जुड़ा होगा ना, उसकी जिसकी विशेषता बता रहे हैं ना, तो उस शब्द को अपन कहते हैं यहाँ पर विशेष। तो विशेषण जो अपनी विशेषता बता रहा है वो, और दूसरा विशेष क्या है, जो वो जो संज्ञा शब्द जो उसके साथ लगा है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उसको अपन विशेष कहेंगे। ओके, इसको ध्यान रख लीजिए। जब अपन विशेषण विशेष कर्मधारी का जब विग्रह करते हैं तो अपन इसमें बीच में लगाते हैं है जो लगाकर जो अपन विग्रह करेंगे वो कौन सा होगा, विशेषण विशेष अपने कर्मधारी समास होगा, है जो अपन जिसमें लगाएंगे। ओके, तो देखिए पहला है अपना मंद बुद्धि। मंद बुद्धि के बारे में बता रहे हैं कि मंद है जो बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, बीच में अपन ने विग्रह किया, है जो लगा दिया ना। इसी प्रकार से अपना पीताम्बर, पीताम्बर पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। तो देखिए है जो जिसके बीच में लग गया ना वो क्या है, अपना कर्मधारी समास है। अब कई स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ये सोचा होगा कि पीताम्बर तो बहुव्रीहि समास होता है।
हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सोचा है, पीताम्बर बहुव्रीहि भी है और कर्मधारय भी है। ऐसे कई शब्द हैं जो दोनों अपने दो दो समास में आते हैं, लेकिन वहां पर आपको दिमाग लगाना है। अगर वहां पर आपके एग्जाम में आपको साथ में ऑप्शन में बहुव्रीहि आता है और कर्मधारय भी आता है, तो सबसे पहले तो आपको टिक करना है बहुव्रीहि पर। सबसे पहले आपको टिक करना है बहुव्रीहि पर। और अगर वहां पर बहुव्रीहि नहीं आता है, सिर्फ कर्मधारय पूछा होता है, तब आपको लगाना है कर्मधारय पर। लेकिन प्रधानता हमेशा बहुव्रीहि को देनी है। जब दोनों साथ में आ जाए, कर्मधारय और बहुव्रीहि, वहां पर हमेशा आपको बहुव्रीहि करके आना है। तो पीताम्बर यानी पीला है जो अंबर या पीला है जो वस्त्र। और नेक्स्ट है मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, कम है जो बुद्धि। तो अपने यहाँ पर मंद और जो पीत है, जो मंद और जो पीताम्बर है, इसमें मंद विशेषता बताई जा रही है ना किसकी, बुद्धि की, कि बुद्धि कैसी है, मंद है। तो बुद्धि तो संज्ञा हो गया, विशेष्य हो गया, बुद्धि हो गया विशेष्य, और विशेषण क्या होगी, उसकी विशेषता क्या है कि वो मंद है। नेक्स्ट है ऐसे अपना पीताम्बर, तो पीला तो क्या होगी, उसकी विशेषता हो गई, क्या है, पीला है। क्या है, पीला है, अंबर है, मतलब वस्त्र जो है वो पीला है। तो अंबर क्या है, अपना संज्ञा हो गई कि अंबर कैसा है, पीला है। ओके, तो ये अपने विशेषण विशेष्य हो गए। इसके आधार पर आपको और जितने भी एग्जाम्पल मिलते हैं ना, आप करके देख लीजिएगा। क्यों बेफालतू में हजारों उदाहरण एक जैसे आपको बताकर यहाँ पर कंफ्यूज करना। सबके अंदर जो मेन फंडा है वो यही है कि आपको बस इनका आपको ध्यान रखना चाहिए ये कि वो कौन से हैं, विशेषण विशेष्य है, उपमान उपमेय है, उस अनुसार आपको क्या लगा देना है, इसमें जो विग्रह करते समय जो कारक चिन्ह होते हैं वो लगा देने होते हैं। बस इतना, इन बातों का ध्यान रखिए, आपका पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। इतने सारे उदाहरणों पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, चाहे आपको लाखों उदाहरण दे दें, आप सारे सही करने वाले हैं। तो चलिए, अब आपको सेकंड आपको बता रही हूँ उपमान उपमेय कर्मधारय। तो ये उपमान उपमेय क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि उपमान क्या होता है कि जिससे तुलना की जाती है, जिससे कंपेयर किया जाता है, उसको तो कहते हैं अपने उपमान। और जिसका कंपैरिजन किया जाता है ना, जिसका कंपैरिजन किया जाता है किसी और से, वो होता है उपमेय। तो जिसकी तुलना की गई वो तो हो गया अपना उपमान, और जिससे तुलना की गई वो हो गई अपने उपमेय। ओके, ये क्या है अपने उपमान उपमेय कर्मधारय समास। इसमें अपन कैसे विग्रह करते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें अपन करते हैं के समान लगाकर, के समान अपन लगाकर इसका क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। देखिए जैसे इसका अपना उदाहरण पहला है नीलकंठ, नील के समान कंठ, नीलकंठ यानी नील के समान कंठ। सेकंड है अपना अमृत वचन, अमृत के समान वचन। तो यहाँ पर इनका कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है, वचन का कंपैरिजन किया जा रहा है अमृत के साथ में, और कंठ का कंपैरिजन किया जा रहा है नील के साथ में। तो कंठ और वचन, इन दोनों का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, नील और अमृत के साथ में किया जा रहा है। तो अपना जो कंठ और वचन है ये तो है अपने उपमेय, क्योंकि इनका कंपैरिजन किया जा रहा है। और जो उपमान है वो है अपना नील और अपना अमृत। जो अपना नील और अपना अमृत है वो क्या है, वो है अपने उपमान, कि इनसे कंपैरिजन करवाया जा रहा है। ओके, अब देखिए अपना थर्ड है अपना उपमेय उपमान। इसमें अपन ने उपमान उपमेय देखा था, अब अपन इसका उल्टा कर देंगे, जो है अपना उपमेय उपमान। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, चीजें तो सेम है, बस पहले ये अपने पीछे थी तो ये अब आगे आ जाएगी और आगे वाली अब पीछे हो जाएगी। तो आपको पता करना है किसका कंपैरिजन हो रहा है और किससे हो रहा है, उसमें आपको ध्यान रखना है। अगर वो आप पता कर लोगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि उपमान उपमेय कर्मधारय है या उपमेय उपमान कर्मधारय है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब अपने यहाँ कंपैरिजन हो रहा है विद्याधन, विद्याधन है। अब अपन इसको कैसे परिवर्तन करेंगे, इसका विग्रह करेंगे तब। अब अपन लगाएंगे इसमें रूपी, विद्याधन यानी धन रूपी विद्या। ओके, नेक्स्ट है अपना देहलता, देहलता यानी लता के समान देह या फिर लता रूपी देह, लता रूपी देह या लता के समान देह, ये अपन यहाँ पर देखेंगे। तो अपन ने यहाँ पर लगाया है अपना रूपी। तो ये क्या है, उपमान उपमेय। इसमें किसका कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है, अपने धन का कंपैरिजन किया जा रहा है विद्या के साथ में, अपने लता का कंपैरिजन किया जा रहा है देह के साथ में। तो ये उल्टा हो गया, इसीलिए इसको अपन ने क्या कर दिया, विद्याधन यानी धन रूपी विद्या और देहलता यानी लता रूपी देह। ओके, ये हो गया अपना उपमेय उपमान। चीजें सेम है, कुछ भी इनमें डिफरेंस नहीं है, बस आपको पकड़ने की देरी है कि आप उनको कैसे पकड़ते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया कर्मधारय समास। अब इससे रिलेटेड आपके जितने भी आपके सामने उदाहरण हैं, आप उनको सबको सोल्व कीजिए, आपके सारे सही होंगे, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ। फ्रेंड्स, इसमें इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, इतनी टफ नहीं है हिंदी जितना कि आप लोगों ने इसको बना रखा है। बहुत ही ईजी है, बस आपको समझने की जरूरत है। आपके सारे बेस क्लियर करवाऊंगी, चिंता मत कीजिए। आपको सारे समास है वो चुटकियों में याद करवाऊंगी, चुटकियों में आप पहचान पाएंगे कि कौन सा उदाहरण है वो कौन से समास का है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में तो बस इतना ही। जो इसका नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा, इसका सेकंड पार्ट बनेगा, उसमें अपन पढ़ेंगे इसके जो बचे हुए 3 पार्ट और हैं, जो अपना द्विगु है, बहुव्रीहि है और तत्पुरुष समास है, उनको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और चैनल को दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।